नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हैरी की क्लासेस में, जिसके अंदर आज मैं आपके लिए फिर एक वीडियो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ एसपी ऑर्डर नंबर के बारे में। आज जो हम एसपी ऑर्डर समझेंगे वो है आपका जस्ट रिसेंटली अपडेट हुआ है एसपी ऑर्डर नंबर 11/2021। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह ही एसपी ऑर्डर की जो ट्यूटोरियल है वो हिंदी में मिलते रहें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है आपका ये रहेगा आपका एसपी ऑर्डर नंबर 11/2021 के बारे में, जो कि जस्ट रिसेंटली अपडेट किया गया है 21/6/2021 की डेट में। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि ये एसपी ऑर्डर है किस चीज़ के लिए। एक्चुअली जो ये एसपी ऑर्डर नंबर है इसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो आपकी नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होती हैं उनका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है उसे आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं सेम स्कीम के अंदर या फिर किसी और नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके पास बताया गया है कि जो आपका पोस्ट ऑफिस मंत्रालय है को खाता प्रमाण पत्र खोलने खरीदने के लिए किसी भी राष्ट्रीय बचत योजना के परिपक्वता मूल्य के पुनर्निवेश यानी री इन्वेस्टमेंट के संबंध में एसएएस एजेंटों से बहुत सारे प्रश्न और एप्लीकेशन प्राप्त हो रहे थे। तो क्या किया है कि जो एजेंट्स होते हैं या फिर जो फील्ड यूनिट होती हैं उनके बीच किसी भी भ्रम से बचने के लिए सक्षम अधिकारी ने किसी भी राष्ट्रीय या जो बोलते हैं हम नेशनल सेविंग स्कीम्स जो होती हैं उनका जो परिपक्वता यानी जो मैच्योरिटी वैल्यू होता है मनी मैच्योरिटी अमाउंट को पुनर्निवेश के लिए उपलब्ध प्रावधानों को नया खाता खोलने या खाता धारक खोल सकता है, जिसे खाता धारक सीधे अपने प्रमाण पत्र के लिए कर सकता है या फिर किसी एसए एजेंट के माध्यम से भी इस अकाउंट को मतलब कि री इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, चलिए इसमें ये बताया गया, सिंपल कहा जाए तो ये बताया गया कि आप जो री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो री इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर जो आपके एसएएस एजेंट्स होते हैं आप उनके थ्रू भी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं उनमें जो है अमाउंट री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि द प्रोसीजर फॉर री इन्वेस्टमेंट इन ग्लो यानी कि री इन्वेस्टमेंट कैसे होगा इसका प्रोसेस बताया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि री इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरीके से होगा, या फिर तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं या आप किसी एजेंट जो एसएएस एजेंट्स होते हैं आप उनके थ्रू कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं आपके कि जो आप पेमेंट जो री इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप डायरेक्ट री इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए बताया गया है, इसमें पॉइंट नंबर ये बताया गया है कि अगर खाता धारक द्वारा सीधे या एसएएस से इसमें बताया गया है कि यदि कोई खाता धारक अपनी राष्ट्रीय लघु बचत योजना के जो मैच्योरिटी मूल्य अमाउंट होता है को या तो पूर्ण रूप से या उसके हिस्से में निवेश कर सकता है, या फिर तो पूरे अमाउंट को वो इन्वेस्ट कर सकता है या फिर उसका जो एक पार्ट होता है या फिर कुछ परसेंट होता है वो री इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके लिए उसे जो है जो उसका मैच्योर अकाउंट होता है वो पासबुक और जो इसका विड्रॉल फॉर्म होता है निकासी के लिए खाता बंद करने का फॉर्म। ठीक है, अब ये कैसे होगा तो इसमें बताया है कि इसके लिए जो है आपको जो आपका अकाउंट क्लोजर फॉर्म होता है SP7A किसका जो मैच्योर अकाउंट है उसका, पासबुक और विड्रॉल जो फॉर्म होता है SP7 और जो आपका POSP चेक होता है वो जो आपको संबंधित जो डाकघर है वहां जमाना कराना होगा। ठीक है, इसके अलावा नया खाता खोलने के लिए जो पे इन स्लिप के साथ खाता खोलने का फॉर्म जिसे AOF है वो जमा करवाना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि जो आपके अकाउंट होल्डर हैं उसने GSPR 2018 में उपलब्ध जो गाइडलाइन है और समय समय पर जारी KYC दिशा निर्देशों के अनुसार अपने KYC दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं
तो उन्हें जो उपलब्ध दस्तावेज हैं के साथ केवाईसी दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 कहता है कि खाता बंद करने के फॉर्म जिसे हम कहते हैं SV7 या उसकी जो बैक साइड जो KVP या NSC जगह प्री प्रिंटेड होता है के पीछे की जो खात भाग होता है उसमें खाताधारक को लिखना होगा, जैसे बोलते हैं क्रेडिट मैच्योरिटी वैल्यू इंटीमा अकाउंट ऑफिस सेविंग अकाउंट नंबर, यानी कि मेरे डाकघर बचत खाता संख्या वो अकाउंट नंबर लिखना होगा और साइन करना होगा। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर कहता है इसका फॉर की डाकघर बचत खाते के निकासी फॉर्म SP7 के जो आपका होता है होने पर POSB चेक खाता धारक के पीछे जो उसे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा कि बंद खाते के बदले, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट इन वो इन द ली ऑफ क्लोज अकाउंट, वो क्लोज अकाउंट नंबर लिखना होगा और अमाउंट लिखना होगा और साइन करना होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको हिंदी को दे कहना होगा इसके अंदर कि बंद खाते के बदले, ठीक है, उस योजना का नाम, जिस योजना वो अमाउंट अपना री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो उसका अकाउंट नंबर और जो अमाउंट वो री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो अमाउंट लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 कहता है कि डाकघर का जो डाकघर या पोस्ट ऑफिस का जो पीए होता है वो प्राप्त दस्तावेजों की जांच करेगा और यदि सभी दस्तावेज सही है तो मौजूदा खाते को बंद करने और खाता धारक के डाकघर बचत खाते में जो परिपक्वता मूल्य है उसको स्थानांतरित करने के लिए नियमों में निर्धारित जो प्रक्रिया है उसका पालन करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर कहता है कि जो सुपरवाइजर है वो खाते के बंद होने की पुष्टि करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 कहता है कि खाता बंद होने के बाद जो काउंटर पी है वो अकाउंट होल्डर, ठीक है, या माइनर CIF के तहत एक नया खाता खोलेगा और खाता खोलने के दौरान निकासी फॉर्म जिसे हम बोलते हैं SV7 या POSB चेक में उल्लेखित राशि का वित्त, मतलब कि जो उल्लेखित राशि होगी चेक के अंदर लिखी हुई वो खाता धारक के बचत खाते से काट ली जाएगी। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जो आपका सुपरवाइजर है वो नया खाता खोलने और खाते के वित्त पोषण का सत्यापन करेगा, यानी अकाउंट ओपन करेगा और उसका फंडिंग को मैच करेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब ऐसा बताया गया इसमें नोट यानी क्या चीज़ नहीं हो सकती है, इसमें एक तो चीज़ हो सकती है कि जो आपका री इन्वेस्टमेंट या पूर्ण निवेश होगा वो या तो राशि के बराबर होगा या उससे कम राशि के लिए होगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि जो रीइन्वेस्टमेंट होगा वो या फिर तो अमाउंट के इक्वल होगा यानी राशि के बराबर होगा या उस अमाउंट से कम होगा। ठीक है, और जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होती है, जो क्रेडिट हुई आपकी मैच्योरिटी वैल्यू उस तक होगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो आपका री इन्वेस्टमेंट है या फिर पूर्ण निवेश है केवल उसी CIF के तहत किया जा सकता है और खाता धारक की संरक्षकता के तहत खाता धारक या फिर संयुक्त धारकों में से कोई एक या नाबालिग के नाम पर किया जा सकता है, यानी कि परिपक्व जो खाते धारक पुनः निवेश के तहत खोले गए नए खाते का एकमात्र खाता धारक होगा या संयुक्त खाता धारक में जो ज्वाइंट अकाउंट होता है उसमें से एक होल्डर होगा, या अगर वो अकाउंट होल्डर नाबालिग है या फिर अनसाउंड माइंड है तो उसका जो व्यक्ति का अभिभावक होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, हम ऐसे बताया गया है कि प्रोसीजर ऑफ री इन्वेस्टमेंट थ्रू SA एजेंट, यानी कि SAS एजेंट के माध्यम से पूर्ण निवेश कैसे करेंगे या क्या प्रक्रिया रहेगी। तो देखिए इसके अंदर बताया गया है कि SAS एजेंसी के नियमों और मौजूदा प्रक्रिया में निकासी फॉर्म SB7 के माध्यम से जो आपका मैच्योरिटी मूल्य होता है, वैल्यू होता है कि पूर्ण निवेश की अनुमति है। हालांकि SAS एजेंसी के नियमों के तहत नए निवेश की अनुमति केवल 20,000 रुपये तक नगद या चेक के द्वारा है। ठीक है, यानी आप एजेंट से करवाते हैं तो आप 20,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नगद या चेक के थ्रू। ठीक
ठीक है। अब इसके लिए क्या प्रोसीजर है, चेक अगर आप किसी एस एजेंट से आप री इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो एजेंट होता है वो आपका जो टिप्पणी के साथ अधिकृत जो एजेंट रसीद बुक चेक से नीचे उल्लेखित दस्तावेजों की अधिकृत एजेंट रसीद जारी करेगा और एस नियमों या एजेंसी के नियमों में निर्धारित अनुसार खाता धारक को सौंप देगा, या उसका जो मैच्योरिटी जमा होता है या प्रमाण पत्र जिनका पुनर्निवेश किया जाना है का जो विवरण है वो रसीद पर चेक संख्या के स्थान पर लिखा जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जहां खाता धारक एजेंट के माध्यम से अपने परिपक्वता मूल्यों को किसी भी टीडी, एमआईएस, केवीपी या एनएससी स्कीम में फिर से योजना करना चाहता है तो खाता धारक अधिकृत एजेंट रसीद प्रति प्राप्त करने के बाद एजेंट को जो है दस्तावेज सौंपेगा। अब कौन कौन से दस्तावेज सौंपेगा देखते हैं। देखिए इसमें ए है पासबुक या फिर जो आपका केवीपी या एनएससी मैच्योर का जो सर्टिफिकेट है वो सौंपेगा। इसके अलावा जो इसका सेकंड पॉइंट आता है वो कहता है आपका बी कहता है कि खाता जो बंद करने का जो फॉर्म होता है SP7A वो सबमिट करेगा एजेंट के लिए। ठीक है। जो पे इन स्लिप के साथ नई योजना का खाता खोलने का जो फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं AOF वो सबमिट करेगा और PO सेविंग अकाउंट की पासबुक या POSP चेक के साथ जो आपका निकासी फॉर्म होता है जिसे आप SP7 कहते हैं वो देगा। ठीक है। अब इसका देखिए नोट बताया है, इसमें कुछ बताइए जानकारी क्या दी गई है। तो इसमें जानकारी दी गई है कि यदि जमाकर्ता द्वारा GSPR 2018 और समय समय पर जारी KYC दिशा निर्देशों में निर्धारित KYC दस्तावेज जमा नहीं किए हैं तो उन्हें KYC दस्तावेज जमा करने होंगे। यानी कि अगर किसी कस्टमर ने जो GSPR 2018 प्रिस्क्राइब फॉलो नहीं किया है या KYC नहीं करवाई है तो उन्हें KYC डॉक्यूमेंट भी जमा करवाने होंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो तीसरा पॉइंट बताता है कि खाता बंद। ठीक है। खाता बंद करने के फॉर्म जिसे हम बोलते हैं SP7A या पूर्व मुद्रित KVP या NSC जो होता है फॉर्म उसके पीछे के भाग में खाता धारक को लिखना होगा। अब क्या लिखना होगा वो देखिए, लिखना होगा कि मेरे डाकघर बचत खाता संख्या अकाउंट नंबर लिखना होगा। ठीक है। और हस्ताक्षर करने होंगे। इसके अलावा पॉइंट ऑफ कहता है कि डाकघर बचत खाते के निकासी फॉर्म SP7 के जो पीछे के हिस्से में या POSP चेक के जो पीछे के हिस्से में उसमें खाता धारक को लिखना होगा। क्या लिखना होगा, इसमें लिखना होगा कि बंद खाते के बदले उस योजना का नाम, अकाउंट नंबर और अमाउंट और उस एजेंट का नाम एंड CA लिखना होगा। यानी कि इसमें उसको फॉर इन्वेस्टमेंट इन जिस स्कीम में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उस स्कीम का नाम लिखना होगा यहाँ पर, और जो अकाउंट नंबर जो क्लोज अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे लिखना होगा, जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे लिखना होगा, और जिस एजेंट के थ्रू वो इन्वेस्ट कर रहे हैं SAS एजेंट के थ्रू उस एजेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नेम यहाँ पे देना होगा और CA नंबर देना होगा और साइन करने होंगे। ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 5 कहता है कि डाकघर का जो काउंटर PA है वो प्राप्त दस्तावेजों की जांच करेंगे और यदि सभी दस्तावेज सही हैं तो मौजूदा खाते को बंद करने और खाता धारक के डाकघर बचत खाते में जो मैच्योरिटी मूल्य है उसे स्थानांतरित करने के लिए नियमों में निर्धारित जो है प्रक्रिया उसका पालन करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपका सुपरवाइजर है वो खाता बंद करने का जो है वेरीफाई करेंगे वो अकाउंट बंद हो चुका है नहीं हो चुका है। उसके बाद खाता बंद होने के बाद जो काउंटर PA है वो अकाउंट होल्डर या फिर जो माइनर होता है उनके CIF के तहत नया खाता खोलेंगे और खाता खोलने के दौरान निकासी फॉर्म SV7 या
POSP चेक में उल्लेखित राशि जो है वो अकाउंट होल्डर के डाकघर बचत खाते से हस्तांतरण द्वारा लिया, मतलब उसके अकाउंट से काट ली जाएगी, ले ली जाएगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि खाता खोलते समय संबंधित एजेंट के जो एजेंसी कोड होता है उसका चयन करें। उसके बाद जो है आपका कि जो सुपरवाइजर है वो नया खाता खोलने और खाते के जो फंडिंग का है उसका वेरीफाई करें कि फंडिंग ले चुकी है और खाता ओपन हो चुका है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 10 कहता है वो कहता है कि काउंटर जो है, जो काउंटर पी है वो खोले गए नए खाते की पासबुक, बंद किए गए खाते की रसीद, रद्द की गई पासबुक और अधिकृत जो एजेंट होते हैं उनके रसीद को विधिवत रूप से SA एजेंट को देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 कहता है कि SA एजेंट नए खाते की पासबुक, बंद अकाउंट की रसीद, रद्द की गई पासबुक खाता धारक को सौंप देगा और खाता धारक को अधिकृत एजेंट रसीद की कॉपी वापस ले लेगा और अधिकृत जो एजेंट है वह रसीद को एजेंट की कॉपी पर चिपका देगा। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है कि वो किस तरह जो है एक ऐसे एजेंट से री इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नोट दिए गए हैं। अब वो नोट क्या दिए गए हैं, अब देखिए नोट इसमें दिए गए हैं कि पुनर्निवेश जो होता है यानी री इन्वेस्टमेंट वो होगा या तो राशि के बराबर अमाउंट का होगा या उससे कम अमाउंट का होगा या जो परिपक्व मूल्य है, जो मैच्योरिटी मूल्य आया है उसके बराबर होगा, उसके अब तक होगा नहीं उसके तक होगा। ठीक है, जो आपका री इन्वेस्टमेंट है केवल उसी CIF के तहत किया सकता है और खाता धारक के नाम पर किया सकता है। ठीक है, एंड द सेम नेम अकाउंट होना CIF के थ्रू और उसी अकाउंट होल्डर के नाम से किया जा सकता है। तो अगर कोई अकाउंट होल्डर जो है संयुक्त खाता धारक हो, अगर जॉइंट अकाउंट में से एक के नाम पर किया सकता है, नाबालिग के नाम पर किया सकता है, नाबालिग के नाम पर जो गार्जियनशिप है उस पर किया सकता है। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि जैसे कि यदि पुनर्निवेश के तहत खोले गए नए खातों के परिपक्व खाते का जो खाता धारक है वो एकमात्र खाता धारक होगा या जॉइंट अकाउंट के अंदर एक अकाउंट होल्डर होगा या जो माइनर अकाउंट्स होते हैं या अनसाउंड पीपल के अकाउंट होते हैं उनमें उनका अभिभावक जो है वो इस चीज़ के लिए होगा। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि इस संशोधन को सभी जो CVS डाकघर हैं उनको सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए जो है प्रचालित किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको SB ऑर्डर नंबर 11/2021 समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।